हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक, आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको टू टाइप के पढ़ना है। एक तो पढ़ना था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ना था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज की क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ये लेक्चर को मिस नहीं करे। सारी चीजें एकदम बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े, ताकि इसके एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना है तो पहले वर्ड ऑप्टिक्स को आपको समझना होगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना है तो सबसे पहले वर्ड आपको ऑप्टिक्स समझना होगा। ऑप्टिक्स का मतलब ही आपको पता है, हेडिंग डाल दो चलो पहले तो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इज इट क्लियर? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, यानी कि ये लाइट से रिलेटेड आइसोमेरिज्म है। तो लाइट का यहां पर क्या रोल है भाई? देखो, यहां पर रोल लाइट का ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो क्या है, वो ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिकल थ्योरी। और जो दूसरा है वो है थ्योरेटिकल, है ना। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि दोज कंपाउंड्स which can rotate the plane polarized light, वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के 2-3 पॉइंट हैं जो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कंपाउंड यूनिपोलर लाइट को रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिकल और लैब लेके कहां बैठोगे? क्वेश्चंस तो थ्योरी में आएंगे, फिर आपको थ्योरी को बेस मान करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि अगर उसमें किरल सेंटर है, इफ इट हैज द किरल सेंटर, या तो अगर उसमें स्टीरियो सेंटर है, इसी को हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर या किरल सेंटर है, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसको नोट करते जाना, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्ट्रक्चर शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दो हैं, एक तो किरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी थ्योरी कहती है कि स्ट्रक्चर शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल का ये सारे जो टर्म्स मैं आपको यूज कर रहा हूं, ये सारे टर्म्स आपको एक एक करके समझना है।
तीसरी थ्योरी कहती है, तीसरा कॉन्सेप्ट इसका है कि इट शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, शुड नॉट कंटेन any element of symmetry, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी सिमेट्री यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसी होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। आज मैंने पीछे बोर्ड का कलर चेंज किया है, आपको ये अगर क्लियर नहीं हो तो आप मुझे समझाना, बताना इसमें, क्योंकि लाइट कलर का लेता हूं तो बैकग्राउंड बनता है और इसीलिए मैंने आज कलर चेंज किया है। तो अगर आपको लिखने में समझ में नहीं आए, अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा गड़बड़ है, तो आप मुझे सजेस्ट करना स्टूडेंट प्लीज, ओके? तो मैं इसमें करेक्शन करूंगा। तो दो एस्पेक्ट हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए। पहला एस्पेक्ट है थ्योरेटिकल और दूसरा एस्पेक्ट है कौन सा, सॉरी, पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और दूसरा कौन सा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कहता है कि उसमें किरल सेंटर होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट को अगर आप आज की क्लास में समझ लिया तो आप आज का दिन आपका सार्थक हो गया, समझो। आज की पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इसमें 3-4 वर्ड आपको समझना है। पहले तो समझना है प्लेन पोलराइज्ड, यानी कि कई बार मैं पीपीएल वर्ड यूज करूंगा। प्लेन पोलराइज्ड के लिए मैं पीपीएल वर्ड यूज करूंगा। इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल। किरल सेंटर यानी कि स्टीरियो सेंटर। और ये सारे जो 4 वर्ड है ना स्टूडेंट, अगर आपने इन चारों को समझ लिया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आधा तो यहीं खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देगा इधर ही। ये 4 पॉइंट आप समझ लो बस। तो पहले हम समझेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि पीपीएल क्या है। आईपीएल नहीं भाई मेरे, अरे बोल रहा है आईपीएल, आईपीएल नहीं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैंने लिखा ना भाई अभी, तू आईपीएल बोल रहा है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझ लो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, आप थोड़ा सा रिकैप करो, पुरानी चीजों को रिमेंबर करो, याद करो, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें से निकलने वाली जो रे है ना, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, मल्टी क्रोमेटिक होती है। कई सारे कलर उसमें हो सकते हैं। तो आपने सपोज ये कोई सोर्स ऑफ लाइट लिया है ना, ये कोई आपने सोर्स ऑफ लाइट लिया, यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, है ना। अब ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। वो कैसी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। मोनो का मतलब है एक एंड क्रोमा का मतलब है कलर। क्योंकि जो व्हाइट लाइट है ना उसमें आपको पता है VIVGOR विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। उनमें से कोई एक कलर यानी कि सिंगल कलर होना चाहिए। और कैसा, क्रोमा यानी कि कलर। क्रोमा यानी क्या, कलर, टाटा क्रोमा, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसे आपको कन्वर्ट करना है, पहले उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करना है। अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा एक निकोल प्रिज्म लोगे। ये हमने ले लिया क्या, निकोल प्रिज्म, ऐसा, दिस इज निकोल प्रिज्म।
अल्फ्रेड निकोल ने इस तरह के प्रिज्म की डिस्कवरी किया और इसीलिए हम इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म यू नो इट इज मेड अप ऑफ द ग्लास, और ग्लास का बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये सिलिकेट होगा। अब कोई लोग ऐसा है ना पढ़ा देते हैं गड़बड़ सड़बड़ कि भाई इसमें निकोल यानी निकल मिला होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फ्रेड निकोल ने इसकी डिस्कवरी किया और इसीलिए हम इसको निकोल प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो जब हम यहां से निकोल प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं तो ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट अभी मोनोक्रोमेटिक है भले ही, पर वो मल्टीपोलर होती है। ऐसी मल्टीपोलर लाइट होती है, ऐसी मल्टीपोलर, है ना। ये जो लाइट है वो कैसी होती है? मल्टीपोलर होती है। भले ही मोनोक्रोमेटिक हो पर ये कैसी होती है? मल्टीपोलर लाइट होती है, मल्टीपोलर लाइट होती है। आप जैसे ही इसे निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये यूनिपोलर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गई यूनिपोलर लाइट, ऐसी ये यूनिपोलर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर। क्या कहते हैं? पोलैरीमीटर कहते हैं। अब इस यूनिपोलर लाइट को अगर मैं यहां पर मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसको मुझे पोलैरिटी मेजर करना है, उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट का या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का 1 मोलर कंसंट्रेशन का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, और जैसे ही इसको यहां से पास करके पोलैरीमीटर लगाते हैं, जैसे यहां पर पोलैरीमीटर लगाते हैं, तो पोलैरीमीटर लगाने से ये जो यूनिपोलर लाइट है, इसे आपने कहा दिस इज यूनिपोलर लाइट, यूनिपोलर लाइट, यूनिपोलर लाइट। देखो मोनोक्रोमेटिक और यूनिपोलर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मोनोक्रोमेटिक यूनिपोलर नहीं है, इसको अच्छे से लिख लो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिपोलर लाइट, UNIPOLAR, यूनिपोलर लाइट। इस यूनिपोलर लाइट को जब आप किसी सब्सटेंस के 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो पोलैरीमीटर से, और यहां पर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर मैंने एक आई बना दिया, देखो ऐसा। इस आई से जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये जो यूनिपोलर लाइट है वो, ये इसका मेन लाइट का ये आपका एक्सिस था। तो ये जो सब्सटेंस आपने रखा है, ये जो आपने सब्सटेंस रखा है, इसका सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन कैसा? 1 मोल पर लीटर का एक्वस सॉल्यूशन जो आपने रखा है, वो इस यूनिपोलर लाइट को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। ये 2 डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकता है। इस सेंटर एक्सिस से पोलैरीमीटर में ये कैसा दिखेगा? यहां पे ऐसा दिखने लगेगा, यहां से ऐसा रोटेट होने लगेगा, ऐसा रोटेट कर दे। या तो कैसा हो सकता है कि इस सेंटर एक्सिस से इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दे। मैं डॉट डॉट लाइन लिख रहा हूं, उसको समझ जाना यहां पर। तो इसने इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं या तो फिर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये यूनिपोलर लाइट को ये सब्सटेंस रोटेट कर दे, सब्सटेंस खुद रोटेट नहीं होता है, सब्सटेंस विल रोटेट दिस यूनिपोलर लाइट, और इस यूनिपोलर लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से रोटेट कर देता है तो इसे हम LAEVO, लीवो रोटेटरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l और माइनस, या तो स्मॉल l से या तो फिर हम इसे माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम इसको जब देखते हैं तो अब देखने का करिश्मा समझो स्टूडेंट कि ये कैसे रोटेट करता है और आपको कैसा दिखता है।
हमें आई साइट यहाँ पर फिक्स रखना है, किस तरफ से देखना है वो डायरेक्शन हमको फिक्स रखना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं ये कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं और इसको मैं ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, ऐसा आपके सामने आकर के देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो ये मेरे लिए तो कैसा है, क्लॉकवाइज है, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। और इसी को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, मैं ऑब्जर्वर नहीं हूं, मैं रोटेट करने वाला हूं, तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना, ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज। तो ये जो आई मैंने यहां पर लिखा है वो ऑब्जर्वर, ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की तरफ से ये यूनिपोलर लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का कंपाउंड होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या यूनिपोलर लाइट को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो ये कहलाता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ये प्रैक्टिकल कंसेंट है, यानी आप ऐसा प्रैक्टिकल करोगे तब आपको दिखेगा। लेकिन हर बार जब आपको एग्जाम में कोई मॉलिक्यूल आएगा तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे, आप प्रैक्टिकल करने तो जाओगे नहीं, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की 3 चीजें मैंने आपको बताया था। ये प्रैक्टिकल की बात यहाँ पे खत्म करते हैं, ये इतना ही है। तो आपको सब समझ में आ गया, सोर्स ऑफ लाइट, मल्टीपोलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, निकोल प्रिज्म, यूनिपोलर लाइट, सब्सटेंस में रखा, पोलैरीमीटर से पास किया, ऑब्जर्वर ने देखा अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी यानी कि पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी यानी कि नेगेटिव। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मैंने आपको कहा था कि अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि उसमें किरल सेंटर होना चाहिए यानी कि स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। अब इस बात को समझ लेते हैं, किरल सेंटर का मीनिंग क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। बी का पार्ट 1, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का पार्ट 1, इसका नाम है, हमको समझना है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए किरल कार्बन क्या है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो किरल कार्बन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो किरल कार्बन के साथ समझ लो, यहां पे कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 की 4 वैलेंसीज, यहां पर जैसे आपने फ्लोरीन लिया, यहां पे क्लोरीन लिया, यहां पर ब्रोमीन लिया और यहां पे आयोडीन लिया, है ना, टेट्रा वैलेंसी। तो ये किरल कार्बन, किरल कार्बन को हम एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक किरल कार्बन का एग्जांपल, है ना। कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 4 की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये किरल कार्बन है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कार्बन और यहां पर CHO, यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पर H, ठीक। वैसे इसका अगर आप नाम देखो, अभी नाम पे मत जाओ यार, नाम IUPAC ने हमने बहुत पढ़ लिया है, तो ये भी किरल कार्बन है। वैसे इसका नाम 1,2,3,2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्या नाम हो गया इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ऐसा नेम हो गया, है ना। तो ये भी किरल कार्बन है, इसमें किरल सेंटर है। आपने ये दूसरा एग्जांपल ले लिया किरल सेंटर का। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, COOH, यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पे H। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक
लैक्टिनोइक एसिड, ठीक है ना। इसको हम कॉमन नेम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? लैक्टिक एसिड। तो एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी सब अलग अलग। तो ये भी कैसा है? स्टीरियो सेंटर। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर कोई मॉलिक्यूल टेट्रा वैलेंसी चारों की चारों अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। एक और ले लेते हैं। सपोज यहां पर आपने CH3 लिया, यहां पर OH लिया, यहां पर C2H5 लिया और यहां पे H लिया, तो ये भी किरल सेंटर है ना। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन टू ऑल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन टू ऑल। तो ये भी स्टीरियो सेंटर हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही हो, डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हो रही हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? किरल सेंटर, या तो किरल कार्बन, या तो स्टीरियो सेंटर कहेंगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मैंने कहा था कि 3 चीजें आपको यहां पे समझना है। पहला, अब आपको किरल सेंटर भी समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस पढ़ रहे हैं। कंडीशंस फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, नहीं आप पढ़ रहे हो कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस कौन कौन सी, ठीक है ना। तो यूनिपोलर लाइट को रोटेट कर सके, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकल है कि उसमें किरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है थ्योरेटिकल का कि स्ट्रक्चर शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोजेबल नहीं होने का मीनिंग क्या है, ये समझ लेते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है इसका, स्ट्रक्चर शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, है ना। क्या मतलब है इसका? समझ लो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं। सपोज आप यहां पे एक मिरर रखते हो। ये एक आपने मिरर लगाया, लेंस नहीं बेटा, हाँ लेंस मत बोल। क्या लगाया हमने? यहां पे एक मिरर लगाया और मिरर में मैं लेटर ए को देखता हूं। सपोज मिरर में लेटर ए को देखता हूं, तो वो आपको इमेज में भी ए ही दिखेगा। और अगर मैं इस ए को उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी इसके ऊपर एकदम सेट हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये सुपर इम्पोजेबल। यस, दिस इज सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं लेटर एम को यहां पे रखता हूं तो एम की इमेज भी ऐसी ही बनेगी। तो ये भी कैसा है? सुपर इम्पोजेबल है। आप उसको उठा करके इसके ऊपर रख दो तो सेम इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा? वैसा का वैसा रखा जाएगा, कोई गैप या अपोजिट स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो ये सुपर इम्पोजेबल है। अगर आप लेटर ओ को रखो तो लेटर ओ ही आपको दिखेगा, तो दिस इज ऑल्सो सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। आप लेटर आई को रखो तो आई भी कैसा दिखेगा? आई ही दिखेगा, यानी ये कैसा है? सुपर इम्पोजेबल। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। हमने क्या कहा था कि इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। अब मान लो इस मिरर में मैं अल्फाबेट पी को देखता हूं तो वो ऐसा दिखेगा, ये क्यू जैसा दिखेगा, यानी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ऐसी ही स्ट्रक्चर हमको चाहिए जो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने ये कार्बन में यहां पर COOH, यहां पर CH3, यहां पे OH और यहां पे H लिया। जैसा मैंने 4-5 एग्जांपल वही पीछे लिया था, 4 एग्जांपल, वैसा ही। अब इसको आप यहां पे मिरर में देखो, तो मिरर में देखने पर ये स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखेगी? ये किरल कार्बन है, ये तो आपको पता है स्टीरियो सेंटर है। यहां पर अगर आप इसको देखो तो OH यहां पे दिखेगा,
CH3 तो नीचे ही रहेगा, COOH ऊपर ही रहेगा और H यहां पे चला जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, है ना। मिरर में ऐसे ही दिखेगा ना। आप कल्पना करो, विचार करो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। क्या करो? जस्ट इमेजिन करो। तो आपको पता चलेगा कि आपने ये जो कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि आप इसको अगर उठा करके इसके ऊपर लगाओ तो ये जो H है ना वो इधर आ जाएगा, OH था, OH के सामने कौन आएगा? H आएगा, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड का नॉन सुपर इम्पोजेबल होना कंपलसरी है, जरूरी है, बहुत आवश्यक है, होना ही पड़ेगा। एक मैं आपको और बढ़िया सिंपल एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, आप अपना हाथ बनाओ, सपोज अभी मैं ऐसा टच करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां बनेगा ही नहीं कुछ। बोर्ड होता तो बन जाता भाई, ये स्मार्ट बोर्ड है यार। अब इसमें सपोज आप अपना हाथ बनाओ वैसा, है ना, ऐसी ये बगल वाली उंगली है, ये ऐसी बीच वाली उंगली है, फिर इसके बाद ये वाली उंगली है और सबसे छोटी ये वाली उंगली है, ठीक है ना। और इसको ऐसा, ये आपका हाथ है समझो, है ना, ये छोटी उंगली है, बहुत टेढ़ी हो गई है, ये और ये और ये और ये आपका अंगूठा है। अब इसको आप यहां पे मिरर में देखो, है ना। अगर आप इसको मिरर में देखो तो ये कैसी दिखेगी मालूम? ये जो फिंगर है ना वो इधर दिखेगी आपको ऐसे। फिर ये क्या होगा? ये वाली फिंगर दिखेगी, फिर बीच वाली उंगली दिखेगी, फिर क्या होगा? ये वाली दिखेगी और लास्ट में अंगूठा इधर दिखेगा, है ना। बहुत गड़बड़ डायग्राम बन गया भाई, समझ लेना। लेकिन हाँ, थोड़ा सजाने की कोशिश कर देता हूं, ऐसा बन गया। तो ये जो अंगूठा था ना, उसको आप इसको हाथ को उठा करके इधर रखो तो इसके ऊपर फिंगर की तरफ आएगा, यानी ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये स्ट्रक्चर कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैंने आपको सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की कंडीशन बताया कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं कि कौन सुपर इम्पोजेबल है और कौन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे आप पी लेते हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि इफ द कंपाउंड इज showing optical isomerism then compulsory it should not be superimposable। ये superimposable नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर। तीसरा बचा चौथा पॉइंट की शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री। उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अब भाई ये वर्ड बहुत जरूरी है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पहले समझ लो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। तो अब समझ लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता क्या है। चौथा पॉइंट समझ लेते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत धीरे धीरे जाओ बच्चों, प्यार से समझो, नहीं समझ में आए तो बार बार रिवाइज करो, वीडियो लेक्चर बार बार देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ो। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने तरह की हो सकती है? वो उसमें नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता क्या पहले वो तो समझ लो। अगर आप ऐसे, वैसे तो आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा, पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, तो वहां पर ये हम पढ़ते थे। अभी नहीं है तो नहीं पढ़ा दें, एडवांस में है पढ़ेंगे। तो जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो कितने तरह की हो सकती है? पहला हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को ही हम कई बार लाइन सिमेट्री भी कहते हैं, या तो मिरर प्लेन भी कहते हैं। कई बार इसको हम क्या कहते हैं? मिरर प्लेन कहते हैं। कई बार हम इसको मिरर प्लेन या तो फिर सिग्मा प्लेन भी कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम से।
ये जो प्लेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो तीन तरह की है। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये कोई भी सिमेट्री उस कंपाउंड में नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कई बार कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं कई बार, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाती है इसलिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के टाइप में वो है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपको कई जगह काम में आएगा, अभी पढ़ लो। ये जो पॉइंट्स है ना तीनों, ये बहुत काम के, आपको कई बार काम में आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको समझना, कई बार आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीन तरह की सिमेट्री आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तीन तरह की सिमेट्री आपको पढ़ना है। तो अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो उसमें ऐसी कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके कुछ एग्जाम्पल, जिसे हम मिरर प्लेन भी कहते हैं या तो सिग्मा प्लेन भी कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं, उसको लिखना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ये टू इक्वल हाफ पार्ट में अगर कोई सिमेट्री डिवाइड हो जाए और उसका जो इमेज है, मिरर इमेज है, वो मिरर इमेज पहले हाफ स्ट्रक्चर के सिमिलर हो, हाफ स्ट्रक्चर के जैसा हो। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज जैसे आपने COOH और ये स्ट्रक्चर में आपने यहां पर OH, यहां पर OH, H और H ले लिया। अब आप यहां से इस स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड कर दो, यहां से एक मैं एक्सिस यहां पर लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन से इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दो और यहां पर सपोज आप मिरर लगा दो। मिरर है नहीं मेरे पास, नहीं तो मिरर ही लगा देता मैं। अब यहां पे आप ऐसा मिरर लगा दो, ये तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, OH फिर कार्बन फिर H और COH, वैसा नीचे का मिरर, ऊपर का जो इमेज है नीचे मिरर में यहां पे बनेगा और ऐसा ही बनेगा जैसा नीचे का छुपा दिया है आपने। नीचे का जो छुपा दिया है ना वैसा ही बनेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री स्ट्रक्चर के फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, वो मीजोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मीजोमर्स। अब देखो यहां पे एक कार्बन है और यहां पे एक कार्बन है और ये दोनों कार्बन कैसे हैं, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, किरल कार्बन है। तो दो किरल कार्बन है तो इस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए। और है, लेकिन आप जितना सोचते हैं ना उतना ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। ये कंपाउंड को हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में इसमें ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए एक कॉमन आपको फॉर्मूला बना लेना है कि यहां पर अगर आप मान लो यहां पर A, यहां पर B, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पे C लेते हैं तो ये मिरर इमेज अगर एक जैसी बनती है तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी सिंपली कहें तो इसमें इनैंशियोमर नहीं बनेंगे, है ना। अब इनैंशियोमर एक, अभी इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे, वो सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब एक समझते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, दूसरा जो हम समझने वाले हैं सिमेट्री में, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, पहले इसको सेंटर से चारों तरफ जो एटम्स हैं उनकी डिस्टेंस कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ऑफ सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स, एक जैसी डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के रूल को फॉलो कर रहा है। और इनमें भी क्या नहीं होगा, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम क्या होगा बताना। यहां पर आपने लिया है COOH और यहां पे लिया है H, यहां पर आपने लिया है COOH और यहां पे लिया H, ये ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है यहां से, ठीक है ना। बाकी की जगह पर आपने दो जगह क्या ले लिया है, मिथाइल ग्रुप ले लिया है, ठीक है ना। यहां पर आपने मिथाइल ले लिया है तो यहां पर H है, यहां पर आपने मिथाइल ले लिया है तो यहां पर H। अब सपोज कि इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। सपोज यहां से एक सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से COOH की डिस्टेंस, एक को चेंज कर देते हैं, यहां पे COOH इधर कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं तो थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अब आप वो पॉइंट भी नहीं रख पाओगे मेरे सामने कि सिमेट्री कैसी है, अनसिमेट्री कैसी है। ओके बच्चों, ओके, तो यहां पे ले लेते हैं H। तो इस सेंटर पॉइंट से, ये मैं इसको रेड कलर कर देता हूं, अलग कलर कर देता हूं तो आपको जल्दी पकड़ में आएगा भाई। ये जो सेंटर है मैंने लिया है ना रेड, ये सबका सेंटर है समझो। अब इस सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो OH की भी उतनी है और COH की उधर भी इतनी है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। यहां से H की भी उतनी डिस्टेंस है, यहां से H की भी उतनी डिस्टेंस है, यहां से मिथाइल की भी उतनी डिस्टेंस है, यहां से मिथाइल की उतनी डिस्टेंस है, यहां से इस H की डिस्टेंस उतनी, इस H की भी उतनी डिस्टेंस है। यानी चारों तरफ एटम की जो इसके साथ जुड़े हुए ग्रुप हैं उन सब की डिस्टेंस कैसी है, एक जैसी है। तो ऐसे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना। अगला है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा, आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि ये क्या पढ़ा रहा हूं, ये सब बहुत काम की चीज है दोनों के लिए, JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये फालतू और एक्स्ट्रा चीजें हैं, ऐसे ही कहते कहते टाइम निकल जाएगा और पेपर कब डिफिकल्ट आ जाएगा और कब फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लो, बहुत काम की चीज है। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, पहले तो इसके एक स्ट्रक्चर से समझो। ये सेम एग्जांपल ले लेता हूं, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक सेम एग्जांपल लेता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स और हो सकते हैं, लेकिन यहां पर Me लिया तो यहां पर H, यहां पर H लिया, इसके अपोजिट में अब यहां पर अगर हम H लेंगे तो सॉरी इसके, हाँ यहां पर अगर हम मिथाइल लेंगे तो यहां पर H लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट में अलग। अब यहां पर हमने एक में H तो दूसरे में Me ले लेना है, फिर एक में Me तो दूसरे में H, अपोजिट होना चाहिए। ध्यान दो, इधर Me है तो यहां पर H, तो यहां पर Me लेना, मिथाइल ग्रुप ले लेना है। अपोजिट ले लेना है यहां पर Me तो यहां पर H, तो अब यहां पर Me नीचे लेना है। अब यहां पे H लिया तो ऊपर की तरफ क्या लेना है आपको, यहां पर Me लेना है, यहां पे H लेना है। अब यहां Me तो यहां पर H और यहां पे Me लेना है। ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये कंडीशन अगर कहीं पर हो जाए तो भले ही वहां पर किरल कार्बन है, फिर भी ऐसे कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी कि
अल्टरनेटिंग एक्सिस कंपाउंड शो करने वाले जितने भी कंपाउंड हैं उन किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये बात आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हैं, कब कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, उसकी मैंने आपको 4 कंडीशन बताया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसमें हमने यूनिपोलर लाइट के प्रैक्टिकल व्यूज को देखा। दूसरा जो हमने समझा वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, आप स्ट्रक्चर को देख करके कैसे पहचानोगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। तो उसमें मैंने 3 चीजें आप लोगों को पढ़ाया। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। भले ही छोटे लेक्चर बनाओ, 30 मिनट के लेक्चर पढ़ाऊंगा, 35 मिनट के लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें बहुत बढ़िया एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, आपको कोई एक दिन में केमिस्ट्री का मास्टर नहीं बनना है। हाँ, आपके पास 2 ईयर हैं, 2 ईयर के प्रोग्राम को पढ़ करके धीरे 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 केमिस्ट्री सीखना है और जीरो से हीरो बन जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से आने लगेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो आज की क्लास में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की आपको कंडीशन समझाया। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड टर्म्स और कुछ टॉपिक्स और भी कवर करूंगा जिसको आप ध्यान से पढ़ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल एडुकेयर, इनिशिएटेड बाय मी रजनीश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।